लास्ट वीडियो में हम इससे पहले यहाँ तक के हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे, इसके बाद हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए, ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप व्हेन हॉट या हीटेड इफ द लैंप यूजेस 20 एम्पियर करंट व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन। मतलब आपको व्हाट इज द रेजिस्टेंस, आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपसे व्हेन इलेक्ट्रिक लैंप व्हेन हॉट इफ द लैंप यूजेस 20 एम्पियर करंट, यानी कि आपसे यहाँ पर 20 एम्पियर करंट आपको गिवन है, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन। जो आपका लैंप है वो 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट है, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट है। अब यहां पर हमें R फाइंड करना है, हमें I दिया हुआ है, हमें B गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें हमारा R, B और I यूज हो जाए, जिसमें हमें R कैलकुलेट करना है। तो देखो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, यानी कि R इक्वल्स टू V अपॉन I। V की वैल्यू हमको गिवन है 220 अपॉन 20 11। Now what is the unit of resistance? Its unit is ohm. Okay, so we can write here its unit. And इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ हाउ मच करंट फ्लोज, मतलब आपसे यहाँ पर करंट पूछा है, तो करंट को हम जानते हैं I से लिख लेंगे। फ्लोज ऑन अप्लाइंग 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है कितना, 220 वोल्ट। ओके, तो 220 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमें याद रखना है। और यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस गिवन है हमको 50 ओम, तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लिख दिया। अब हमें I फाइंड करना है, तो I फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें I, V और R आता है, तो हम जानते हैं ओम्स लॉ हम यूज करते हैं, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन R, B की वैल्यू 220 अपॉन R की वैल्यू 50, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20, फिर कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगाया, फिर 5 4 जा 20, तो 4.4 एम्पियर। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, पहले मैं यहां तक तो हमने न्यूमेरिकल्स स्टेप पे हमने सॉल्व कर रही हैं, स्टेप पे आप सॉल्व करके देखना, और वीडियो में लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से आगे की जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये टॉपिक हमारा थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे क्या है, इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं इस फॉर्मूले को आपको और ब्रीफली समझा देता हूँ क्या है। जैसे कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच रिलेशन होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। यहाँ पर रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है और A क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया के बीच रिलेशन शो कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर किसी न्यूमेरिकल के अंदर जो वायर होता है या जो कंडक्टर होता है उसकी लेंथ दे रखी होती है और उसका एरिया दे रखा होता है, और किसी न्यूमेरिकल में उसका एरिया ना देकर उसकी रेडियस दे रखी होती है। अब एक बार बताओ, जो मार्कर है, मान लिया एक वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा उसकी मोटाई होगी, और इस मोटाई को अगर हम साइड से देखें तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है ये इसकी मोटाई है, यानी कि इसकी एक रेडियस होगी जो हम यहाँ से मेजर करें, तो रेडियस जो होगी इसकी, तो रेडियस अगर मान ली हमने R है, तो किसी सर्किल की अगर रेडियस R होती है तो उसका एरिया कितना होता है, पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम रेडियस की टर्म्स में लिखना चाहेंगे, एरिया के प्लेस पर अगर रेडियस की टर्म्स में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू, ये ऐसे ही रहेगा, रो L अपॉन A के प्लेस पर आ जाएगा पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब रेडियस और डायमीटर के बीच हम रिलेशन जानते हैं, जो डायमीटर होती है वो रेडियस का डबल होती है ना, यानी कि D इक्वल्स टू 2R। अगर यहां से R निकालेंगे तो डायमीटर का, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, डायमीटर रेडियस की डबल होती है, ठीक है। यहां से अगर R निकालेंगे तो D अपॉन 2 जाएगा। तो इस फॉर्मूले में यहां पर ये जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, ये तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया की टर्म्स में हो गया, ये वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस, लेंथ और रेडियस की टर्म्स में हो गया। और इसके बाद अगर रेडियस को भी हम, और जैसा हमने एरिया के प्लेस पर एरिया का फॉर्मूला लगा दिया पाई R स्क्वायर, अगर रेडियस के प्लेस पर D अपॉन 2 लिख दें तो क्या होगा देखो, तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू रो L अपॉन पाई ऐसे रहेगा, R के प्लेस पर कितना लिखना है, D अपॉन 2,
आर के प्लेस पर लिख दिया d/2 और ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन पाई ऐसे हो जाएगा, ये डी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन का 2 होगा, 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू आ गया 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया की टर्म्स में ऐसे होगा, और अगर एरिया को हम रेडियस की टर्म्स में डिनोट कर दें तो ऐसे हो जाएगा ये, और रेडियस को भी अगर डायमीटर में ब्रेक कर दें तो ये 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूले आप जरूर याद कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा। तो ये न्यूमेरिकल्स आप बिल्कुल एक जगह कॉपी पर लिख लो या यहाँ पर बोर्ड पर देखते रहो, क्योंकि मैं इनको रफ करने वाला हूँ। देखो एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ। अगर हमें ऐसे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जैसे कि हमें दे रखा है कि व्हेन वी स्ट्रेच वायर, अगर किसी वायर को स्ट्रेच करने पर उसकी लेंथ डबल हो जाती है तो उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आएगा, जो उसका रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस से कितने टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वायर था, एक वायर हमको दिया हुआ है, इसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है। इस वायर को अगर हमने स्ट्रेच करके इसकी जो लेंथ थी वो हमने डबल कर दी, मतलब इस तरह से लेंथ डबल कर दी, लेंथ कितनी हो गई 2L हो गई है पहले वाले की। ठीक है, अब जब इसको स्ट्रेच किया, एक बताओ अगर हम किसी वायर को खींचेंगे, इस तरह से उसको खींचेंगे तो वो देखो लेंथ में तो डबल हो जाएगा, लेकिन उसकी मोटाई जो है वो पहले से कमजोर हो जाएगी ना, मोटाई उसकी थोड़ी कम हो जाएगा, मतलब वो पतला हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। जैसे आटे की लोई होती है, अगर हम उसको थोड़ा खींचते हैं आटे को तो वो थोड़ा पतला होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि लेंथ, अगर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ A है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो उसकी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा R इक्वल टू रो एल अपॉन A होता है। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको दे रखा है कि जो उसकी लेंथ है वो इनिशियल लेंथ की कितनी हो गई है, डबल। तो इनिशियल लेंथ हमने मान ली ये कितनी थी, L थी। ठीक है, तो जो नई वाली लेंथ है वो पहले वाले की कितनी हो गई है, डबल। ठीक है, तो न्यू लेंथ मान ली हमने कितनी है, L डैश। न्यू लेंथ हमने मान ली कितनी है, L डैश। ये हम 2L नहीं लिख रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं L डैश। ठीक है, अब L डैश जो है वो पहले वाली की कितनी है, डबल हो गई है। L डैश इक्वल टू हो गया ये, L डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2L। ठीक है, और ये जब इसकी लेंथ डबल हुई है तो एक बताओ, एक वायर था, हमने इसको खींचा, इसको स्ट्रेच किया, तो उसके वॉल्यूम में थोड़ी कोई चेंज हुआ, जो वॉल्यूम उसका पहले था वही वॉल्यूम उसका बाद में रहेगा। अगर हम जैसे मान लें इनिशियल वॉल्यूम B था और फाइनल वॉल्यूम इसका B डैश है, लेकिन दोनों वॉल्यूम है तो इक्वल, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम को फॉर्मूला हम जानते हैं LBH होता है। L इंटू बी को हम कितना लिख सकते हैं, L इंटू बी एरिया लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो L इंटू बी को हम A लिख सकते हैं। जो H है तो एक टाइप की लेंथ, तो इसको हम A इंटू L लिख सकते हैं, H को हम L लिख सकते हैं। देखो ये जो L इंटू बी था, इसको हमने एरिया लिख दिया, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी होता है। अब यहाँ पर H है, अगर यहाँ पर ये H है तो एक टाइप की लेंथ, तो इस H को हम L लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो B को हम वॉल्यूम बराबर जो था, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ से जो वॉल्यूम है इसको A डैश L डैश कह देंगे। ठीक है, ये A ऐसे ही रहेगा, L हमारा ऐसे ही रहेगा, A डैश ऐसे ही रहेगा, L डैश हम जानते हैं L डैश कितना हो गया, पहले का डबल हो गया है, तो हमने 2L लिख दिया यहाँ पर। अब देखो L से L कैंसिल हो गया, अगर हम यहाँ से A डैश निकालें तो ये जो A डैश है, ये A डैश कितना हो जाएगा, ये 2 अपॉन में चले जाएगा, तो A डैश हो जाएगा A अपॉन 2। मतलब अगर किसी वायर को हमने स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ जब डबल हो गई तो इसका एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया हाफ। ठीक है, एरिया हो जाएगा हाफ। तो इसके बाद अब जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, न्यू रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो चेंज वाले रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं R डैश। तो जब इसको R डैश लिखेंगे तो रो L डैश लिखेंगे, क्योंकि हमें सब चेंज नहीं करना। आप याद रखना, अगर एक ही मटेरियल होता है, सेम मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम रहती है, रेजिस्टिविटी हम चेंज नहीं करेंगे, जो रो यहाँ पर है वही रो यहाँ पर आएगा। रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगी, एरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ तो डबल हो गई है और एरिया हाफ हो गया है। तो जब लेंथ और एरिया पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद रो ऐसे आ जाएगा, L डैश को हम लिख सकते हैं 2L, तो यहाँ हमने इसको 2L लिख दिया। A डैश को हम लिख सकते हैं A अपॉन 2 लिख दिया। ठीक है, देखो ये अपॉन का 2 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। इसको हम 4 लिख देंगे, ये हो जाएगा रो L
रो एल, यहां से रो एल बचा, अपॉन में नीचे ए। ठीक है, यहां तक ध्यान से देखना, ये 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 4 हो गया। अब यहां देखो रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए कितना है, यहां से इक्वेशन नंबर 1 से देखो रो एल अपॉन ए कितना है, आर, यानी कि इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं आर, यानी कि 4 तो ऐसे रहेगा, इसके प्लेस पर लिख दिया आर, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश को पहले वाले रेजिस्टेंस का कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि अगर किसी वायर का लेंथ डबल कर दी जाती है तो उसका न्यू रेजिस्टेंस पहले का कितना हो जाता है।